हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो आज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ वो है 11th क्लास की आर्ट की बुक, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। ये आर्ट की बुक आज मैं सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करूँगी कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये नई सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आपको क्या होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह DSS हो, चाहे वह NVS हो, चाहे वो किसी भी का भी पेपर हो, PGT PRT एंड जो भी है TGT, जो कि विजुअल आर्ट है, जो ड्राइंग व पेंटिंग का पेपर है, तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपका एक बेसिक जो कंटेंट है वो एक तरह से आपका रेडी हो जाता है और आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद आप चीज़ों को डीपली पढ़िए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बने। तो अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए सबसे पहला तरीका है आप कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उसका बेसिक जाना ज़रूरी है। तो जो ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसके बारे में मैं बात करूँगी आपसे। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जो जिनको पता ही नहीं है कि आर्ट फील्ड में क्या है क्या नहीं है, तो वो स्टार्टिंग से इस चीज़ को पढ़िए ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए। बाकी मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो इसमें ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है जो उसका कंटेंट है बुक का। तो जो कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं कि जो प्रगतिहासिक काल है, प्रगतिहासिक काल से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रगतिहासिक काल में आपको शैल चित्रों के बारे में बताया जाएगा। शैल चित्र जिसमें जो कि पत्थरों पर बने चित्र होते हैं और पत्थरों उनके वो नए नए विद्वानों ने उन्हें समझा है, उनकी जानकारियाँ निकाली हैं कि उस समय पर क्या चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी, वे क्या चीज़ों को वे क्यों ये बनाते थे, ये सवाल उठते हैं। तो ये क्यों बनाते थे, उसको अभिव्यक्त करने के लिए वो बनाते थे। तो इस अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा रीज़न ही क्या है, आर्ट है। तो अभिव्यक्त करने के लिए कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, चाहे वो आर्ट के थ्रू हो, चाहे वो भाषा के थ्रू हो। तो भाषा को उजागर ना करते हुए यहाँ पे शैल चित्रों को उजागर किया है, जो अलग अलग जगहों को के बारे में बताती है, जैसे भीमबेटका, रायगढ़ आदि के बारे में बताती हैं। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि आपको पता चलेगा कि जो शैल चित्र है उनकी तकनीक क्या है और उनके जो टॉपिक्स है, जो चित्रण है वो किस प्रकार है। तो जो यहाँ पर चित्रण हमें दिखते हैं वो शैल चित्रों पर जानवरों के चित्र हमें दिखते हैं, हमें आदिवासियों के चित्र यहाँ पर दिखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल बनाए गए हैं। ना उसमें कोई अलग किसी चीज़ को दर्शाया है, ना कुछ और किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से इनको हम रेखांकित चित्र कहते हैं, जो रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। तो शैल चित्रों में इसकी बात की जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी फिर हम बात करते हैं सिंधु घाटी की कलाएं। अब सिंधु घाटी की कलाएं क्या हो गई थी, सिंधु घाटी की कलाएं शैल चित्रों से उभर कर लोगों के जनजीवन में सम्मिलित हो चुकी थी, जो कि उन्होंने अपनी एक्टिविटी जो निकाली वो किसी या तो बर्तन में हम देखते हैं उनके मृदभांड, जिनको बोलते हैं पोइट्री हम बोलते हैं, तो उनको पोट्री जो हम बोलते हैं, जिसको मृदभांड में उनकी मिलती हैं। और उनके बहुत सारे चित्र हैं जो उनके सिक्कों पर भी हम देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार के चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो सिंधु घाटी की कला है। वहाँ की स्थापत्य, कि वहाँ की स्थापत्य कैसी थी, वहाँ का जो नगर नियोजन था वो किस प्रकार किया गया है। तो ये पढ़ने की हम कोशिश करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद आते हैं मौर्यकालीन कला। अब चीज़ों का जो विकास है वो अग्रसर हो रहा है। जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो फिर डेवलप करती हैं, विकासशील होती हैं, विकसित होती हैं, ना कि वे ख़राब होती हैं। तो अब मौर्य काल में क्या था, मौर्य काल में अकॉर्डिंग राजा के अकॉर्डिंग, जो कि जिस धर्म से वो संबंधित है उस धर्म के वहाँ पर मूर्ति कला बनने लग गई, वहाँ पर स्थापत्य कला बनने लग गई। स्थापत्य कला में हम यहाँ पर जो सबसे फेमस हैं वो हम देखते हैं मौर्य काल के पिलर्स हैं, मूर्ति हैं। तो इसकी जो स्पेशलिस्ट है, जो इसकी विशेषता है, वो मानी जाती है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई गई थी, जैसे कि स्तंभ है,
तो बहुत अलग अलग तरह के स्तंभ है, लेकिन उनका जो पैटर्न है, बेसिक पैटर्न उनका सेम होता है, लेकिन ऊपर का पैटर्न चेंज हो जाता है। और उन पैटर्नों के भी अपने अंकित किए गए जो जानवर है, जो भी फूल पत्ती हैं, उनका एक अलग प्रतीक माना जाता है। इसमें जो सबसे विशेषता है वो ये थी कि मौर्य काल में हमें पॉलिशदार मूर्तिकला व स्थापत्य देखने को मिलती है। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अब फोर्थ में हम आते हैं भारतीय कला और स्थापत्य कला में मौर्यतल कालीन प्रवृत्ति। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हम भारतीय कालीन इसका पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। अब तक सिर्फ हमने यहाँ पे कला पढ़ा है, लेकिन स्थापत्य अब इसमें ऐड हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर विकास की गति चल रही है। नेक्स्ट में हम देखते हैं परिवर्तित भित्ति चित्रण परंपराएं। तो परिवर्तित भित्ति चित्रण क्या होता है? भित्ति चित्र होते हैं जो दीवारों पे बनाए जाते हैं, जो कि हम म्यूरल पेंटिंग्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हम प्राचीन समय में हम देखते हैं, फ्रेस्को सेको हम देखते हैं। तो म्यूरल जो पेंटिंग्स है वो अजंता में बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर हम म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी भित्ति चित्रण है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका चित्र विषय क्या है, उनका जो अजंता है उनका जो चित्र विषय है वह एक ही है, बुद्ध। तो बुद्ध को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। बुद्ध का चित्रण ज़्यादा है, वहाँ पर अन्य धर्म के भी हमें मिलेंगे, लेकिन बुद्ध का चित्रण ज़्यादा दिखाया गया है। फिर हम बात करते हैं मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की। अब यहाँ पर सिर्फ कला के बारे में चर्चा नहीं की जा रही, यहाँ पर बात की जा रही है मंदिर की, जो कि स्थापत्य कला से जुड़ चुका है, और उनकी मूर्ति कला की। अब जब मंदिर बन रहे हैं तो वहाँ पर मूर्ति कला का विकास होना अनिवार्य है, आवश्यकता है। तो जब हम मंदिर जाएंगे तो हम खाली कमरे को तो नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें मूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उसमें मन लगा सकें, लीन हो सकें। तो इन चीज़ों का विकास इस प्रकार होता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि हर डायनेस्टी का एक अपनी प्रधानता होती है, एक अपना रिलीजन होता है। पर्टिकुलर रिलीजन डिवाइड नहीं होते, लेकिन एक भगवान में एक श्रद्धा होती है। जैसे कि हम ज़्यादा जो धर्म स्प्रेड होता है वो होता है धर्म बौद्ध का, तो हम बौद्ध को हर जगह देखेंगे। तो यहाँ पर 3 धर्मों की हम बात करते हैं, बौद्ध, जैन व विष्णु। तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं। तो अलग अलग धर्मों से जो स्थापत्य कला बनी थी, लेकिन स्थापत्य कला का जो पहला रूप हम देखते हैं वो 4th सेंचुरी गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं। वहीं से हम देखते हैं कि टेम्पल बनने कैसे स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले जब टेम्पल बनेंगे तो हमारे पास सोर्सेज क्या है? तो सोर्सेज जो है वो ईंट है। तो ईंट को रख कर बनाया गया है, और ईंट को रख कर बनाया गया है। तो ईंट में फिर उस चीज़ को डेवलप कैसे किया है, आज आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। तो उन चीज़ों का विकास हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे भारतीय कांस्य मूर्ति की, सिर्फ कांस्य मूर्ति की। कांस्य मूर्ति हम मौर्य कालीन से ही देखेंगे। मौर्य काल में बहुत ही अलग अलग कांस्य मूर्तियाँ दिखाई गई है। कांस्य मूर्ति का जो प्रतिमाएं हैं उनमें आपको अलग अलग धर्म से मूर्तियाँ दिखाई जाएंगी, और उनके जो उनका हर एक पोस्चर, हर एक आभूषण, हर चीज़ एक अलग चीज़ को प्रतीत होती है, चाहे वो उनका आभूषण हो, चाहे वे कपड़े हों, वस्त्र हों। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। फिर हम बाद में बात करते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की जो हम शुरुआत देखते हैं वो हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शुरू में। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने बनाया था कुतुब मीनार। तो ऐसा माना जाता है जैसे कि हिंदुओं में मूर्तियों की व स्थापत्यों की ज़रूरत पड़ी, ऐसे ही मुस्लिमों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। इसलिए इन्होंने मदरसा, मस्जिदें बनानी शुरू की ताकि वो वहाँ पर पूजा कर सके। तो इस तरह से हर चीज़ का एक प्रतीक माना है, चाहे वो हम स्थापत्य कला में देखें या मूर्ति कला में देखें। तो इन चीज़ों के बारे में हम पुस्तक के अनुसार डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और इसकी वीडियो मैं आपको लगातार बनाती रहूँगी।